हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का निर्माण किस तरह होता है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसमें हमारा स्थान क्या है, कहां कहां पे भारत में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियर एनर्जी के क्या फायदे हैं, नुकसान हैं, हम एक होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया। देखिए, न्यूक्लियर भारत में जो हमारी जो एटॉमिक शक्ति है, हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी है, उसको कौन रेगुलेट करता है? तो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो अगर आपको ये टेबल पता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि ये इतना आसान नहीं है कि मान लो हमने जो नाभिकीय ईंधन है, न्यूक्लियर फ्यूल, उसको लिया और उससे न्यूक्लियर एनर्जी बना दी। ये उतना आसान नहीं है। हाँ, ये काम वैसे हो सकता है, मान लो अगर हम थर्मल एनर्जी बना रहे हैं या ऊर्जा ताप संयंत्र है कोई, तो उसमें कोयले को जला के और हमने ऊर्जा बना ली, ये तो बहुत आसान होता है। लेकिन एटॉमिक एनर्जी जो होती है, परमाणु शक्ति, उसके केस में बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो बहुत सारी संस्थाएं मिलकर काम करती हैं, तब भारत में जाके परमाणु शक्ति बनती है। तो सबसे पहले देखते हैं ये पूरी टेबल क्या है, कौन कौन से इसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं। सबसे ऊपर होता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यानी एटॉमिक ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नीचे एक होता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ये एकदम इंडिपेंडेंट होता है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, और ये एक तरह से रेगुलेशन का काम करता है, यानी कि ये नियामक का काम करता है, रेगुलेट करता है। फिर होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत फिर ये सारे आते हैं, बहुत सारी उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट आते हैं, कंपनीज आती हैं और इंडस्ट्रियल फैसिलिटी आती हैं, अनुसंधान केंद्र आते हैं। तो भारत में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर क्या क्या आता है? इसके अंडर 6 तो आते हैं R&D ऑर्गेनाइजेशन, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि अनुसंधान और विकास। तो इनमें जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है या इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ये सारे जो होते हैं, RRCAT, VECC, AMD, GCNEP हरियाणा में जो है, तो ये 6 हैं। फिर है सरकारी कंपनियां, जिन्हें बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सरकारी उपक्रम, सरकारी कंपनियां आप इन्हें बोल सकते हो, जैसे नेशनल पावर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, NPCIL, या फिर IREL, UCIL, ECIL, भाविनी इत्यादि। फिर है हमारी औद्योगिक फैसिलिटीज, जैसे हैवी वाटर बोर्ड, NFC या BRIT। उसके अलावा कुछ होते हैं एडेड इंस्टीट्यूशन। एडेड इंस्टीट्यूशन होते तो प्राइवेट हैं, लेकिन सरकार इनके साथ मिलकर काम करती है। तो सरकार इन्हें कई तरह की सहायता देती है, जैसे कई बार फाइनेंशियल यानी वित्तीय सहायता, कई बार टेक्नोलॉजिकल सहायता, कई बार साथ मिलकर रिसर्च करना, तो इनको बोलते हैं एडेड इंस्टीट्यूशन। तो हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, जितने भी आप ये टेबल में देख रहे हैं। लेकिन इस टेबल से क्या हो जाएगा कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि एटॉमिक एनर्जी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एटॉमिक एनर्जी हमने बनानी कब शुरू की थी और आज क्या चल रहा है, तब से मैं पूरी जर्नी आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि 4 तरह की चीजें हैं। एक तो R&D ऑर्गेनाइजेशन, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी यानी सरकारी कंपनियां, एक औद्योगिक फैसिलिटी और एक एडेड इंस्टीट्यूशन। तो पहले हम पढ़ेंगे R&D ऑर्गेनाइजेशन, फिर पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनियां, फिर इंडस्ट्रियल फैसिलिटी और फिर एडेड इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले R&D ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कौन करता है। सबसे पहले उसमें है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भारत में जो सबसे पहले परमाणु ऊर्जा के बारे में बात की, वो बात की डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत में सबसे पहले इसकी बात की, और इनफैक्ट 1945 में इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना करी मुंबई में, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। 1945 की बात है ये। उसके बाद डॉक्टर भाभा ने एक विशेष इंस्टीट्यूट बनाया, अनुसंधान केंद्र बनाया। इनके नाम पे ये रखा है, इनकी मृत्यु के बाद इसका नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया था। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र क्या है? ये जो फोटो देख रहे हैं डॉक्टर होमी भाभा की फोटो है। और भारत में न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा जो है, उससे पूरे कंट्री को बेनिफिट करने के लिए डॉक्टर भाभा ने एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट बनाया, जिसका नाम था AEET। तो आज हम जिसे BARC बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एक समय उसे AEET कहा जाता था। ठीक है, ये बनाया कब बनाया? ये इन्होंने बनाया 1954 में। और इसका काम यह था, भारत में हम न्यूक्लियर प्रोग्राम करेंगे, यानी न्यूक्लियर एनर्जी लेकर आएंगे। लेकिन 1966 में एक विमान दुर्घटना में डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई।
उसके बाद AEET का नाम पलटकर इनके नाम पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया था 1966 में। तो मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी है, सेम चीज है एकदम। आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से आप चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं या इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। जितनी भी स्लाइड है इसमें उसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो आप कोई भी भाषा आपकी हो आप उसमें पढ़ सकते हैं। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं फटाफट। देखिए, सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन करती हैं उनमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है ये, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इन्हें भारत में एटॉमिक एनर्जी का जनक बोला जाता है। सबसे पहले बात इन्होंने करी थी कि भारत में वो आनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनाया। उसके बाद इन्होंने AET बनाया, और AET बनाया ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे कहीं नहीं है, मुंबई में ही है, बॉम्बे उस वक्त बोलते थे, तो ट्रॉम्बे मुंबई में ही है, वहीं जहां आज BARC है, क्योंकि इसी का नाम पलट के हमने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर किया, राइट। और इनकी जब मृत्यु हो गई उसके बाद फिर नाम पलट के ये हो गया था। और ये जो बना था AET, इसका उद्घाटन हमारे उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने किया था। यह है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब इसके बारे में आपको यह भी जानना है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भारत में योगदान क्या है। तो सबसे पहले तो इसके रिसर्च रिएक्टर, यानी इतने सारे जो हमारे अनुसंधान रिएक्टर हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने तैयार करे। जैसे सबसे पहला, भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसका नाम था अप्सरा, ठीक है, अप्सरा नाम था। और ये अप्सरा नाम जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। तो ये जो रिएक्टर था, ये अब हम काम इससे नहीं ले रहे, पुराने वाले से नहीं ले रहे, लेकिन अब हमने इसको अपग्रेड कर दिया है। तो ये सबसे पहला रिएक्टर था, बहुत पुराना है ये, 1956 को ये बना था। ये जो रिएक्टर है 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ये बना था। और आज जो हम यूज कर रहे हैं उसका अपग्रेडेड वर्जन कर रहे हैं। हमने 2018 में ही काम लेना शुरू करा इससे, और इसका नाम है अप्सरा अपग्रेडेड। इसे हिंदी में बोलते हैं अप्सरा उन्नत। अब हम पुराने वाला अप्सरा यूज नहीं करते, अब हम अप्सरा उन्नत या अप्सरा अपग्रेडेड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वो यूज करते हैं। एक बात याद रखिए, अप्सरा हमने 2010 में बंद किया था इससे काम लेना। और अप्सरा क्या करता था, ये यूरेनियम का इस्तेमाल करता था ईंधन के तौर पे, यूरेनियम का इस्तेमाल ईंधन के तौर पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन कौन सा यूज होता है, तो उसमें या तो आप यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप प्लूटोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 2 यूज होते हैं। आप थोरियम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर है, यानी कि पहले चरण वाला है, दूसरे चरण वाला है। जो एडवांस कंट्री हैं, अमेरिका है, रूस है, जो हमेशा से न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत आगे रहे हैं, वो स्टेज 3 तक के रिएक्टर यूज करते हैं। लेकिन भारत आज भी स्टेज 2 तक कोशिश कर रहा है। अभी हम मोस्टली रिएक्टर स्टेज 1 वाले हैं, हमारे पहले चरण वाले हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपग्रेड किया जाए। तो ये जो रिएक्टर था, इसमें हम एल्यूमिनियम और यूरेनियम का मिश्र धातु इस्तेमाल करते थे, दोनों को मिक्स करके यूज करते थे, एल्यूमिनियम और यूरेनियम को, और फिर उससे ऊर्जा उत्पन्न होती थी। दूसरा रिएक्टर फिर भारत ने जब बनाया, उसका नाम था साइरस। और साइरस हमने खुद नहीं बनाया, साइरस को हमें दिया गया था कनाडा के द्वारा। तो कनाडा जो है उसने भारत की वैसे भी काफी मदद करी है। कनाडा ने भारत में जो परमाणु संयंत्र है उनको बनाने में भी मदद करी है। और कनाडा दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है परमाणु ईंधन के मामले में, यूरेनियम के मामले में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम किस देश में होता है, तो वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पे है कनाडा, ठीक है, याद रखिए, और तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। ये 3 देश हैं जिनमें यूरेनियम सबसे ज्यादा है। भारत में यूरेनियम नहीं होता है, ना के बराबर, उतना नहीं है, मतलब उतना नहीं है भारत में यूरेनियम। भारत में थोरियम बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम भारत के अंदर होता है। तो दूसरा जो हमारा रिएक्टर था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, वो था साइरस। और साइरस जो था वो कनाडा ने हमें दिया था 1954 में, और हमने इससे काम लेना शुरू कर दिया था 1960 में। यानी साइरस रिएक्टर से हमने इसका कमीशन किया था, इससे काम लेना शुरू करा था 1960 में। इसकी क्षमता 40 मेगावाट थी, और ये हैवी वाटर का इस्तेमाल करता था, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करता था। और ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड हमें अमेरिका से मिलता था। इसको बोलते हैं D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आप जानते ही हैं, हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं H2। तो हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक होता है, यानी आइसोटोप होता है, जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, और एक ट्रिटियम होता है। तो ट्रिटियम जो होता है वो रेडियोधर्मी होता है, और ड्यूटेरियम जो होता है वो उसको हैवी वाटर कहा जाता है अगर वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाए। तो जैसे पानी को हम लिखते हैं H2O, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है।
उसी तरह से अगर हाइड्रोजन की बजाय हम ड्यूटेरियम का इस्तेमाल करें जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है या समस्थानिक है, तो फिर उसको D2O कहा जाता है, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड या हैवी वाटर यानी भारी जल कहा जाता है। उसके बाद भारत ने बनाया तीसरा रिएक्टर। भारत का जो तीसरा रिएक्टर था इसका नाम था जर्लीना। ये भारत का तीसरा शोध रिएक्टर था, रिसर्च रिएक्टर था। और इसमें भी वही था कि हमने अमेरिका से लेकर हैवी वाटर का इस्तेमाल करना जारी रखा, यानी कि हमने हैवी वाटर को एक मॉडरेटर यानी स्पीड कम करने के लिए जो होता है मॉडरेटर और कूलेंट दोनों की तरह इस्तेमाल इनका हम करते रहे। इसकी क्षमता बहुत कम थी, सिर्फ 100 वाट क्षमता थी इसकी, और हमने जर्लीना से काम लेना 1983 में बंद कर दिया था। तो ये जर्लीना जो था ये असुरक्षित भी था, ये उतना सुरक्षित भी नहीं था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें भी हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते थे ईंधन के तौर पे। उसके बाद हमें जरूरत महसूस हुई कि अब हमें न्यूट्रॉन फ्लक्स की जरूरत है, यानी ऐसा हमें रिएक्टर चाहिए जिसमें हम न्यूट्रॉन का इस्तेमाल कर सकें। तो हमें जब ये जरूरत महसूस हुई तो भारत ने ध्रुव रिएक्टर बनाया। ध्रुव रिएक्टर में हम यूरेनियम से हटके अब चीजें सोचने लगे। हमारा ध्यान ये गया कि हम अब रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल करें, एडवांस्ड हमें रिएक्टर चाहिए। तो 1970 के दशक की बात है जब ध्रुव का निर्माण भारत में हुआ, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि पूरी तरह से स्वदेशी परमाणु तकनीक का इस्तेमाल करके ध्रुव बनाया गया था। कंप्लीटली इंडिजिनस था, पूरी तरह से भारत ने अपना खुद का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, किसी कंट्री ने हमारी हेल्प नहीं की थी। तो इसको जो ध्रुव नाम दिया था वो उस वक्त हमारे राष्ट्रपति जो थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने इसको ध्रुव नाम दिया था। फिर हम और ज्यादा रिफाइन करने लगे। जब एक बार ध्रुव बन गया तो हमारा ध्यान फिर कई और तरह के रिएक्टर पे गया। अभी तक हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते आए थे ईंधन के तौर पे, फिर हमारा ध्यान गया कि हम प्लूटोनियम का इस्तेमाल करेंगे। तो पूर्णिमा रिएक्टर बनने लगे। पहले पूर्णिमा 1 बना, फिर पूर्णिमा 2 और फिर आया पूर्णिमा 3। तो पूर्णिमा 1 जो है ये पी का मतलब यहां पे है प्लूटोनियम। इसकी फुल फॉर्म है बहुत लंबी, लेकिन उसमें पी का मतलब है प्लूटोनियम। तो इसमें हमने प्लूटोनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया। तो ये पहला भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का रिएक्टर था जिसमें प्लूटोनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया। फिर प्लूटोनियम 2 आया और फिर प्लूटोनियम 3 आया। प्लूटोनियम जो है जब इसको हम ईंधन के तौर पे जलाते हैं तो फिर यूरेनियम 233 का निर्माण भी किया जाता है। तो यूरेनियम 233 जो है वो भी एक ईंधन की तरह काम करता है। इनफैक्ट जो लेटेस्ट वाले एकदम एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो यूरेनियम 233 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होते हैं 3 चरण जिनकी मैंने आपको बात की थी। ये इंग्लिश में भी लिखा है यहां पे। तो मैं आपको स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 बताता हूं। देखो 3 तरह के न्यूक्लियर पावर हम जनरेट कर सकते हैं। पहले चरण में हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं ईंधन के तौर पे। दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, और पहले वाले में हम मॉडरेटर और कूलेंट के तौर पे हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे वाला होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी में रशिया बहुत आगे है दुनिया में, अमेरिका काफी आगे है। तो फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी में हम प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं एक ईंधन की तरह, राइट, प्लूटोनियम। और ये प्लूटोनियम जब स्टेज 1 होता है, यानी स्टेज 1 में हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। जब हम यूरेनियम को जलाते हैं तो अंत में प्लूटोनियम उसकी तरह बनता है, प्रोडक्ट की तरह बनता है, उत्पाद की तरह बनता है, ठीक है। तो ये जो प्लूटोनियम बनता है स्टेज 2 वाले रिएक्टर में, ये अब ईंधन का काम करता है। और जब ये जलता है तो यूरेनियम 233 बनता है उत्पाद की तरह। और जब यूरेनियम 233 बनता है तो हम जो स्टेज 3 है उसमें उसको ईंधन की तरह यूज करते हैं। यानी आप देख सकते हैं, एक कोई भी चरण आप ले लो, कोई भी चरण, ठीक है, किसी भी चरण में आप जो उत्पाद बनता है अंत में अभिक्रिया के बाद, रिएक्शन के बाद, उसको अगले चरण में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। स्टेज 1 में यूरेनियम का इस्तेमाल, यूरेनियम से बना क्या, प्लूटोनियम। स्टेज 2 में प्लूटोनियम का इस्तेमाल, बना क्या, U233। और स्टेज 3 में ईंधन क्या है, U233, ठीक है। तो ये है 3 चरण। अभी भारत पहले चरण में तो काफी आगे है, लेकिन दूसरे चरण में हम उतने आगे नहीं है। तीसरे तक तो खैर हम पहुंचे ही नहीं है। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े जो देश हैं, अमेरिका और रूस, वो तृतीय चरण में काफी चल रहे हैं। रूस ने तो यहां तक कि तैरते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना लिए हैं। दुनिया का पहला जो तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो रूस ने बनाया। उसका नाम रखा अकेडेमिक लोमोनोसोव। अकेडेमिक लोमोनोसोव, ये वो नाम है जो रूस ने अपने पहले तैरते हुए न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम रखा। तो ये 3 स्टेजेस हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन की। अब न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में चीजें चल रही होंगी, भाई मॉडरेटर क्या होता है, कूलेंट क्या होता है। तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं होता क्या है। देखो हम करते क्या है इसमें, हम ईंधन लेते हैं। एक हमने यूरेनियम का ईंधन लिया,
यूरेनियम 235। अब यूरेनियम भी दो तरह का होता है, एक होता है यूरेनियम 235 और एक होता है यूरेनियम 238। तो ये दो तरह का यूरेनियम होता है। हमारी प्रकृति में जो होता है उसको बोलते हैं U-238, लेकिन फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं 235 वाले में, क्योंकि 235 वाला ईंधन की तरह काम करता है, 238 वाला नहीं करता। इसको बोलते हैं एनरिचमेंट, यानी कि यूरेनियम की मात्रा हम उसमें 235 की ज्यादा करते हैं, यूरेनियम को एनरिच करते हैं। तो यूरेनियम 235 में हम न्यूट्रॉन देकर मारते हैं। अब आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें होती हैं हमारे एक एटम के अंदर, और तो न्यूट्रॉन से हिट करते हैं। जब हमने इसके ऊपर न्यूट्रॉन मारा तो ये यूरेनियम 235 टूट जाता है बेरियम में और क्रिप्टॉन में। ठीक है, तो ये टूट जाता है बेरियम और क्रिप्टॉन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन और पैदा हो जाते हैं। अब और साथ में एनर्जी भी निकलती है। ये जो एनर्जी निकलती है, अगर मैं 1 ग्राम यूरेनियम यूज कर रहा हूं तो ये जो एनर्जी निकलेगी ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, 10⁻24 MeV, मतलब बहुत ज्यादा। मतलब इतनी एनर्जी के लिए मुझे टन, कई कई हजार टन कोयला जलाना पड़ेगा, तब मुझे इतनी एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो काफी क्लीन एनर्जी है। हाँ, इसमें कुछ रिस्क रहते हैं, जैसे जो रेडियोधर्मी किरणें होती हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, वो लीक वगैरह होने के चांस रहते हैं। जैसे हमने देखा जापान में फुकुशिमा में जब जापान में भूकंप आया था, तो फुकुशिमा में जो उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें से किरणें लीक हो गई, काफी लोग जो है प्रभावित हुए, और बच्चे आज भी वहां पे अपंग पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसी तरह हमने देखा यूक्रेन में चेरनोबिल में 1986 में एक हादसा हुआ था, वहां पे भी न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो गया था। तो कुछ ना कुछ रिस्क जरूर रहते हैं। इनफैक्ट जब हम यूरेनियम की माइनिंग करते हैं, जब हम उसका खनन करते हैं, उस वक्त भी बहुत सारे रिस्क रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम कंपेयर करें तो ये काफी क्लीन एनर्जी मानी जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखिए ये आगे क्या होता है। हमने यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन को मारा, ये टूट गया 2 हिस्सों में, बेरियम और क्रिप्टॉन में। ठीक है, और साथ में 3 और न्यूट्रॉन बने और एनर्जी निकली। ये एनर्जी का हम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। ये जो 3 न्यूट्रॉन बने, अब ये दोबारा यूरेनियम को हिट करेंगे, यूरेनियम फिर टूटेगा। यानी ये अब फिर से न्यूट्रॉन, क्योंकि हमने पहले भी न्यूट्रॉन मारा था और अब तो 3 गुना न्यूट्रॉन बन रहे हैं, तो ये फिर यूरेनियम पे हिट करेंगे और फिर इसको तोड़ेंगे, फिर बेरियम क्रिप्टॉन बनेगा, फिर एनर्जी रिलीज होगी, फिर ये 3 बनेंगे उसमें, फिर ये उसको मारेंगे। यानी ये एक चेन रिएक्शन चलती जाएगी बार बार, और इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि वो अगर कंट्रोल नहीं की जाए तो सबको जला के खाक कर सकती है। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। तो कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब पूरे देश को खत्म कर सकता है, बहुत सारे बड़े बड़े एरिया को खत्म कर सकता है? वो क्यों करता है? क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब में, मान लो कोई नॉर्मल बॉम्ब है, जैसे फिल्मों में दिखाते थे कि हमने कोई बॉम्ब लिया, उसमें ऊपर वो एक होता है, उसको हमने खींचा और बम फेंक दिया, तो वो बम फट जाता था, थोड़े से एरिया में इफेक्ट करता था। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है वो पूरे जो राज्य को खत्म कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि ये रिएक्शन रुकते नहीं है उसमें। ठीक है, पहले, अब एक बात बताइए, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन, फिर हम उस पर न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं, तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल करना आसान है। ये जो 3 न्यूट्रॉन है, अगर हम किसी तरह इनको एब्जॉर्ब कर लें, इनको खत्म कर दें, तो रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी। समझ गए मेरी बात? यानी कि एक बार न्यूट्रॉन मारो, उसके बाद बेरियम और क्रिप्टॉन जो है उसमें तोड़ लो और एनर्जी ले लो। जब तक ये 3 न्यूट्रॉन दोबारा यूरेनियम को हिट नहीं करेंगे, वो रिएक्शन कंटिन्यू नहीं रहेगी। तो या तो हम इन न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर सकते हैं, या फिर हम इन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो उनके लिए कई तरह की चीजें यूज होती हैं, जिनमें से एक है हैवी वाटर, जिसको बोलते हैं भारी जल। तो इससे हम न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं। तो यह डिफरेंस होता है कंट्रोल्ड रिएक्शन, यानी कि हमें जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है भारत में, उनमें जो रिएक्शन करवाना है वो कंट्रोल्ड रिएक्शन करवाना है, वरना वो फिर एक न्यूक्लियर बम का काम कर सकता है। तो डॉक्टर होमी भाभा की बात हो रही थी। अभी भारत की सरकार ने क्या करा है, एक देखिए, डॉक्टर होमी भाभा अमेरिका से भारत आ रहे थे, एक प्लेन में बैठ के, एयर इंडिया का विमान था, और इस एयर इंडिया के विमान का नाम था कंचनजंगा। भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है 8,598 मीटर, कंचनजंगा, उसके नाम पे इसका नाम, विमान का नाम था कंचनजंगा। एयर इंडिया का विमान था, भारत से अमेरिका आ रहा था। 1966 में वो अचानक कंट्रोल से बाहर हुआ, और वो जो फ्रांस में एल्प्स के पहाड़ है, तो एल्प के पहाड़ इटली में भी हैं, फ्रांस में भी हैं, स्विट्जरलैंड में भी हैं, काफी देशों में है। तो एल्प के खूबसूरत पहाड़ों में टकरा गया और वो उनकी डेथ हो गई। कोई भी आदमी नहीं बचा, क्रैश, जब पहाड़ से टकराया विमान तो सब उनकी डेथ हो गई। तो उस जगह पे भारत ने एक स्मारक बनाया है, डॉक्टर होमी भाभा को याद करने के लिए एक स्मारक बनाया गया है। इस जगह को बोलते हैं ईगल्स नेस्ट, फ्रेंच भाषा में बोलते हैं नीड द आइगल, और अंग्रेजी में बोलते हैं ईगल्स नेस्ट। ये माउंट ब्लैंक या मॉन्ट ब्लैंक जिसे बोलते हैं, उन पहाड़ों में है, एल्प्स के पहाड़ है। तो एल्प्स के पहाड़ों में ही एक पहाड़ है मॉन्ट ब्लैंक, यानी सफेद पहाड़, और वहां पे एक जगह है ईगल्स नेस्ट। वहां पे डॉक्टर होमी भाभा का मेमोरियल भारत की सरकार ने बनाया है 2019 में, अभी अभी बनाया है। तो ये आपको याद रखना है।
तो यहीं पे मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर खत्म करता हूं। अब हम आते हैं दूसरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो हमने उसके सारे रिएक्टर देखे, चाहे वो अप्सरा हो, चाहे वो ध्रुव हो, पूर्णिमा हो, वो सारे देख लिए। अब दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट R&D ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, यानी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये 1971 में बना था, यानी ये वो समय था जब हमारा युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ, जो बांग्लादेश युद्ध था बांग्लादेश की आजादी के लिए। तब हमने बनाया था इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। कलपक्कम में बनाया। कलपक्कम कहीं नहीं, चेन्नई में ही है, जो दक्षिण चेन्नई है वहां पे है ये कलपक्कम, तो वहां पे ये बनाया गया। और इनका जो रिएक्टर है उसको बोलते हैं कामिनी। तो कामिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, लेकिन ये इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च का है। तो ये जो रिएक्टर है कलपक्कम में ये काम करता है, और ये ईंधन के तौर पे यूरेनियम 233 का इस्तेमाल करता है। यूरेनियम 233 का इस्तेमाल मैंने आपको कहा था कि जो थर्ड वाले हैं, थर्ड फेज, तीसरे चरण वाले रिएक्टर हैं, वो यूज करते हैं। तो अभी हम उतने आगे नहीं गए हैं उसमें। अभी तो भारत में ज्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर बंद पड़े हैं या उनको काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी थर्ड स्टेज में भी हम काम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे कामिनी रिएक्टर, वो यूरेनियम 233 को जलाता है। और एक अच्छी बात यह, जब आप यूरेनियम 233 को जलाते हो तीसरे चरण में, तो फिर यूरेनियम 233 उत्पाद के रूप में भी दोबारा बन जाता है। तो यह भी एक अच्छी बात है। तो बार बार ईंधन उत्पन्न भी होता है और ईंधन जलता भी है। फिर कुछ और R&D ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास आपको नाम और कहां पे है वो याद रखने हैं। एक है राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, जिसे बोलते हैं राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये इंदौर में है। तो ये क्या करता है, यहां पे दो क्षेत्रों में काम होता है, कणों के त्वरक यानी पार्टिकल एक्सेलरेटर और लेजर, इन पे काम होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, तो हमारे अलग अलग संगठन अलग अलग चीजों पे काम करते हैं। तो राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में है। चौथा है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आता है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, ये कोलकाता में है। परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, ये कोलकाता में है। यहां पे साइक्लोट्रॉन हमने रखा हुआ है, 224 सेंटीमीटर का साइक्लोट्रॉन है यहां पे। और वो साइक्लोट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल वगैरह जो भी चीजें चाहिए वो प्रोवाइड करता है। यानी प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण और भारी आयन के यहां पे वो मिलते हैं और वो दूसरे फिर उनको दिए जाते हैं। फिर है हमारा पांचवा, जिसको बोलते हैं परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद, यानी एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, AMD हैदराबाद। AMD हैदराबाद भी वही नाम से पता चल रहा है, एटॉमिक मिनरल्स को एक्सप्लोर करता है, उनका खनन करता है और अनुसंधान करता है। फिर है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, यानी वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र। ये हरियाणा के पास बहादुरगढ़, झज्जर बहादुरगढ़ रोड पे है। ये बहादुरगढ़ से झज्जर जब आप जाएंगे, हरियाणा के 2 जिले हैं, तो ये बीच में आता है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप। और ये अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है, ये भी बनके तैयार नहीं हुआ है, लेकिन ये इसका काम भी वही है, परमाणु ऊर्जा के ऊपर अनुसंधान करना। ठीक है, अब देखिए भारत में जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आप जानते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके मंत्री हैं, वो इस विभाग को संभालते हैं। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड तो स्वतंत्र है, ठीक है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह का इस पे कोई वो नहीं है, ये तो नियामक है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन ये सब आते हैं। अब हमने ये पढ़ लिए हैं सारे R&D ऑर्गेनाइजेशन हमने खत्म कर लिए। अब हम आते हैं दूसरी चीजों पे, जो है सरकारी कंपनियां, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहते हैं इन्हें, या अंग्रेजी में बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी सरकारी कंपनी। ठीक है, अब इसमें कितनी कंपनियां हैं, पांच कंपनियां। तो 5 कंपनी कौन सी हैं? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCIL, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। फिर है भाविनी, यानी कि भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, भाविनी, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर है ECIL हैदराबाद, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। फिर है UCI, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिंहभूम में, झारखंड में जो है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी NPCIL। देखो NPCIL जो कंपनी है ये बनी थी 1987 में, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका क्या काम है? इसका काम कुछ नहीं है, इसका काम यह है भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाओ। तो भारत में इस वक्त 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो काम कर रहे हैं, सिर्फ 7। तो ये उनको चलाती है, ठीक है, ये उनको चलाती है। और 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट में टोटल, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, टोटल 21, पहले 22 थे, लेकिन अब एक रावत भाटा वाला हमने उसके अंदर एक बंद किया था, तो 21। तो 21 न्यूक्लियर पावर प्लांट आज की तारीख में भारत में चल रहे हैं टोटल। यानी वैसे तो 7 जगह पे चल रहे हैं,
यानी 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्टिव हैं, लेकिन एक के अंदर कई बार 2-2 यूनिट होती हैं, 3-3 यूनिट होती हैं। तो टोटल 21 यूनिट आजकल काम कर रही हैं भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट की, और इन 21 को कौन चला रहा है? एनपीसीआईएल। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है ये, ठीक है। और ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है कंपनी, है सरकारी कंपनी है। और हमारी जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास हुई थी 1962, उसके तहत ये काम करती है। इसमें यह कहा गया था भारत को परमाणु ऊर्जा बनानी है, और उसको बनाने का जो काम है वो एनपीसीआईएल करेगी। यहां पे आपको बता दूं, ये अकेली सरकारी कंपनी है, हमारी सरकार की एकमात्र कंपनी है जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाती है कमर्शियली, यानी व्यावसायिक रूप से। लेकिन 2003 में हमने एक और बनाई जिसका नाम है भाविनी। खैर, भाविनी अभी सिर्फ एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट को चला रही है, वो है कलपक्कम। कलपक्कम की भी बस एक यूनिट पे काम चल रहा है, लेकिन मेन सारा काम करती है एनपीसीआईएल। तो यहां पे आप देखिए, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको यह समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जिनको एनपीसीआईएल चला रहा है। अब देखिए, ये मैंने 3 उसमें डिवाइड करें, यहां पे 3 कलर देखिए। जो ब्लू कलर का ट्रायंगल है ये बताता है वो जो काम कर रहे हैं, और अगर आप जो काम कर रहे हैं उन्हें गिनेंगे तो देखिए, नरोडा उत्तर प्रदेश में, यहां पे 2 यूनिट काम कर रहे हैं 220 मेगावाट क्षमता के, ये कार्यशील है, तो गिन लो 2, ठीक है। फिर रावत भाटा में टोटल 5 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। एक ये वाला और एक ये, 4 ये वाले, 4 और 1 5 और 2 7। काकड़ा पार जो है गुजरात में, इसमें 2 यूनिट काम कर रहे हैं, 2 अलग अलग क्षमताओं के, तारापुर में कर रहे हैं महाराष्ट्र में, जैतापुर तो अभी शुरू में नहीं हुआ। काइगा कर्नाटक में 4 यूनिट काम कर रहे हैं। कुंडनकुलम जो तमिलनाडु में है, इसमें 2 यूनिट काम कर रहे हैं। कलपक्कम में 2 यूनिट काम कर रहे हैं। कोबड्डा भी शुरू नहीं हुआ है, हरिपुर शुरू नहीं हुआ है, छुटका मध्य प्रदेश में शुरू नहीं हुआ है। तो अगर आप टोटल गिन लेते हैं, 2 और 2 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14 और 14 और 5 19 और 2 21, तो भारत में 21 हमारे यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। 21 यूनिट भारत में काम कर रहे हैं। और कितने पावर प्लांट काम कर रहे हैं भारत में? सिर्फ 7। कौन कौन से काम कर रहे हैं? एक तो नरोडा कहां पे है? नरोडा है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद रावत भाटा है राजस्थान में, यह काम कर रहा है। काकड़ा पार गुजरात में काम कर रहा है। तारापुर महाराष्ट्र में काम कर रहा है। इनफैक्ट तारापुर को अभी 50 साल पूरे हुए हैं, तो 2019 में यह न्यूज में आया था, 50 साल पूरे करे हैं इसने। 1969 में स्टार्ट हुआ था ये तारापुर वाला। काइगा है कर्नाटक में, ये काम कर रहा है, इसके 4 यूनिट चारों के चारों काम कर रहे हैं। और काइगा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अभी। काइगा बंद ही नहीं हुआ, लगातार 941 दिन काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले रिकॉर्ड था 940 दिन, जो ब्रिटेन का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसके नाम था, लेकिन वो रिकॉर्ड काइगा ने तोड़ा है। तो काइगा ने लगातार 941 दिन काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिर कुंडनकुलम जो है ये भी काम कर रहा है। कलपक्कम दोनों तमिलनाडु में है। कलपक्कम वाले को मद्रास भी बोलते हैं, मतलब मद्रास के साउथ में है ये कलपक्कम, तो इसे मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट भी कई बार बोल देते हैं। तो ये बस 7 काम कर रहे हैं। तो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट इस वक्त भारत में काम कर रहे हैं। और टोटल कितनी यूनिट काम कर रही है इनकी मिला के? किसी की 2, किसी की 5, किसी की 3, किसी की कुछ, टोटल मिला के 21 यूनिट आज सिर्फ भारत में काम कर रही है। अच्छा, दूसरी बात, ये सारी की सारी यूनिट मिला के भारत में कितनी न्यूक्लियर पावर जनरेट हो रही है? सिर्फ 7000 मेगावाट से कम, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा 68 समथिंग है, लेकिन आप याद रखो 7000 मेगावाट। और पूरे भारत में जितनी भी बिजली बनती है ये उसका 3% है। यानी कि आज भारत में जितनी भी बिजली बनती है उसकी कितने प्रतिशत न्यूक्लियर पावर है? सिर्फ 3%, सिर्फ 3%। तो हमें क्लीन एनर्जी बढ़ानी है। और कोयले से कितनी बन रही है आज की तारीख में? 60 से 65%। यानी ज्यादातर बिजली आज भारत में जो बनती है वो थर्मल पावर प्लांट से बनती है, ऊर्जा ताप संयंत्र से बनती है, कोयले से बनती है। तो उससे प्रदूषण भी होता है। पहला नुकसान ये प्रदूषण होता है। दूसरा ये है कि कोयला तो एक सीमित संसाधन है, कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा, तो वो भी दिक्कत है। कोयले की खदानों में बहुत लोग मर जाते हैं, वो हेल्थ हजार्ड और वो सब एक अलग दिक्कतें हैं। कोयले में गैंग वगैरह होते हैं और वो सब होता है, पारदर्शिता कम है, वो सब अलग समस्याएं हैं। तो हमें क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है, हमें सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ना है, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ना है, हमें विंड पावर, पवन ऊर्जा, इनकी तरफ बढ़ना है। तो ये क्लियर है आपको कौन कौन से भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो एनपीसीआईएल चलाता है। अब मैंने आपको बताया एनपीसीआईएल एकमात्र सरकारी कंपनी है जो भारत में सारे के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाती है। लेकिन 2003 में हमें लगा कि सिर्फ एक कंपनी पे इतनी निर्भरता ठीक नहीं है, तो हमने एक और कंपनी बना दी 2003 में। यह कंपनी है भाविनी, इसको बोलते हैं भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, इंग्लिश में भी लिखा है यहां पे। और ये चेन्नई में कलपक्कम में ही है। तो कलपक्कम वाले प्लांट में 1 यूनिट इसको भी दे दी कि भाई तुम भी शुरू करो। लेकिन आज की तारीख में बहुत ज्यादा काम ये नहीं कर रही, बस कलपक्कम वाला जो प्लांट है वहां ये थोड़ा बहुत अपना काम कर रही है। उसके अलावा आज भी सब कुछ एनपीसीआईएल ही चलाता है।
अब हमने दोनों कंपनियां देख ली जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, एनपीसीआईएल भी देख ली, भाविनी भी देख ली, ठीक है। अब कुछ और सरकारी कंपनियां भी हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कहां पे हैं। जैसे एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये हैदराबाद में है। फिर है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये मुंबई में है। जो रेयर अर्थ दुर्लभ तत्व होते हैं उनकी माइनिंग करती है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, मुंबई। फिर है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिंहभूम में, जो झारखंड है वहां पे सिंहभूम जिला जो है, वहां पे यूरेनियम के भंडार बहुत मिलते हैं, तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वहां पे यूरेनियम को उनको खनन का काम करती है। ये तीन कंपनियां आपको इनके हेडक्वार्टर पता होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हैदराबाद, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड का मुंबई और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सिंहभूम। अब हम आते हैं अपनी टेबल पे दोबारा। हमने R&D ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली है, हमने पब्लिक सेक्टर कंपनियां पढ़ ली हैं। अब हम आते हैं तीसरी पे जो है इंडस्ट्रियल फैसिलिटी। इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में सिर्फ तीन है, इनमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको नाम याद होना चाहिए और हेडक्वार्टर। तो सबसे पहले हैवी वाटर बोर्ड। हैवी वाटर बोर्ड क्या करेगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड अवेलेबल करवाएगा, क्योंकि ये एक सीमितक यानी मॉडरेटर और कूलेंट की तरह इस्तेमाल होती है। तो हैवी वाटर बोर्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। वैसे आपको बता दूं, हैवी वाटर बोर्ड भारत में 7 जगह अपने क्षेत्रीय केंद्र चलाता है। 7 जगह क्षेत्रीय केंद्र चलाता है हैवी वाटर बोर्ड, लेकिन हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारी पानी या भारी जल बोर्ड भी बोल सकते हो, D2O को भारी पानी बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। फिर है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में है, इसका मुख्यालय। नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र ये क्या करता है? ये बेसिकली यूरेनियम के ऊपर जिरकोनियम की कोटिंग चढ़ाता है। जो यूरेनियम की हम रोड यूज करते हैं उनके ऊपर एक कोटिंग चढ़ाता है ये जिरकोनियम की। जिरकोनियम का इस्तेमाल भी किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। उसके बाद है विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, जो मुंबई में है। ये जो समस्थानिक होते हैं आइसोटोप वगैरह, उनको प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। यानी सारे कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तब जाके न्यूक्लियर रिएक्टर में काम होता है। तो ये है इंडस्ट्रियल फैसिलिटी। यानी अब हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया और ये भी देख लिया। अब हम आते हैं आखिरी चीज पे जो है एडेड इंस्टीट्यूशन। ये एडेड इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो प्राइवेट हैं लेकिन सरकार इनके साथ मिलकर काम करती है। कौन कौन से हैं ये? तो इसमें सबसे पहले आता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये सबसे पहले बना था न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, 1945 में बना था, डॉक्टर होमी भाभा ने बनाया था। और यहीं से भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास की शुरुआत हुई थी। हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, 1945 की बात है, तब से ही डॉक्टर भाभा ने सोच लिया था कि भारत में न्यूक्लियर एनर्जी बनेगी, उस पर अनुसंधान भारत में होगा। उसके बाद है टाटा मेमोरियल सेंटर। टाटा मेमोरियल सेंटर जो है, टाटा स्मारक केंद्र, ये है मुंबई में। फिर है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कोलकाता में है। इसका नाम डॉक्टर मेघनाथ साहा के नाम पे रखा है। जो डॉक्टर मेघनाथ साहा थे ये बहुत बड़े भारत के एटॉमिक साइंटिस्ट हुए हैं, तो इन्होंने काफी योगदान दिया। डॉक्टर होमी भाभा तो पता ही है, और एक डॉक्टर विक्रम साराभाई भी थे। विक्रम साराभाई वैसे तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, पर इन्होंने उसमें भी काफी योगदान दिया है, न्यूक्लियर एनर्जी में भी योगदान दिया है। तो विक्रम साराभाई जो है उनका योगदान भी कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफी हेल्प करी थी डॉक्टर भाभा की, ठीक है। और जो थुम्बा, केरल में जो थुम्बा है, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन जिसको बोलते हैं, वो इन्होंने ही बनाया था, डॉक्टर विक्रम साराभाई। उसमें डॉक्टर होमी भाभा ने इनकी मदद करी थी। तो सारे वैज्ञानिक मिलकर काम करते थे, तभी जाके इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो पाती हैं। उसके बाद है भौतिकी संस्थान भुवनेश्वर में, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, जो भी फिजिक्स का काम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए वो यहाँ पे होता है। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज में है। हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान ये है प्रयागराज में। ये वो केंद्र बता रहा हूं आपको जो प्राइवेट है लेकिन सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, इन्हें सरकारी मदद मिलती है, इन्हें एडेड इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। नेशनल इंस्टीट्यूट, ये NISER बोलते हैं, निसर भुवनेश्वर, यहां पे है ये। फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस यानी चेन्नई, गणित विज्ञान संस्थान चेन्नई। फिर है प्लाज्मा रिसर्च यानी प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे पे है ये, अहमदाबाद गुजरात। फिर है परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान जो कि मुंबई में है, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी। और होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, ये मुंबई में है। तो ये है एडेड इंस्टीट्यूशन। अब एक चीज याद रखिए, भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किए हुए हैं। भाई न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर कंट्री भी तो हैं हम। जैसे पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है, अमेरिका है, रूस है, कई कंट्रीज है, चाइना है, इन सबके पास न्यूक्लियर बम है। तो भारत ने अपना सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? उसको नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। इंदिरा गांधी के टाइम में किया था 1974 में 18 मई को, ठीक है। और ये पता चल गया था यूनाइटेड नेशंस को, तो हमारी काफी मतलब वो हुई थी भारत की। इसके बाद कई तरह के हमारे ऊपर सैंक्शन लगे थे और कई कंट्रीज ने हमारे साथ सहयोग करना बंद कर दिया था। जैसे कनाडा ने हमारे साथ सहयोग करना बंद कर दिया था। काफी वो दुष्परिणाम हमें झेलने पड़े थे इसके, लेकिन वो होता ही है जब हम कुछ नया करते हैं। तो स्माइलिंग बुद्धा नाम था, हंसता हुआ बुद्धा। ये पोखरण 1 बोलते हैं इसे।
राजस्थान में पोखरण में हुआ था ये भी। तो हमारे जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने इसको नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा को पोखरण 1। 18 मई 1974 को हुआ था राजस्थान में, इंदिरा गांधी के टाइम में। भारत ने कहा था हमने तो ये पीस के लिए किया था, ठीक है, हमारा कोई मतलब बम बनाने का नहीं था, बस हमारा एक वो था कि पीस के लिए हमने किया है। फिर जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में हुआ पोखरण 2, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। यह हुआ था 11 मई 1998 को। 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण 2 बोलते हैं इसे, पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति। एपीजे अब्दुल कलाम और दूसरे वैज्ञानिक जो थे वो इसका भाग थे। और इस दिन को 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। ये वो दिन है जिस दिन हमने 5 बॉम्ब फोड़े थे, न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, 5 डेटोनेशन हमने किए थे टोटल, और एक उनमें से फ्यूजन बॉम्ब था और 4 थे फिशन बॉम्ब। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? 11 मई को, क्योंकि उस दिन हमने पोखरण में 1998 में टेस्ट किए थे और हम एक न्यूक्लियर कंट्री बने थे। थोड़ा सा मैं आपको एक वो भी बता देता हूं कि क्योंकि मैंने 2 वर्ड यूज करे यहां पे, एक तो मैंने यूज करा फिशन और एक मैंने यूज करा फ्यूजन। तो थोड़ा सा इनमें फर्क क्या है? देखो, फिशन होता है नाभिकीय विखंडन, इसे हम नाभिकीय विखंडन बोलते हैं, और फ्यूजन को बोलते हैं नाभिकीय विलयन। बेसिकली क्या है, अभी तक हमने जो रिएक्शन देखा था वो क्या था? यूरेनियम पे हमने न्यूट्रॉन मारा और वो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया, यानी एक बड़ी चीज को हमने 2 छोटी चीजों में तोड़ा और हमें ऊर्जा मिली। एक बड़ी चीज जब 2 छोटी चीजों में टूटती है तो उसे बोलते हैं फिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है दुनिया भर के, उनमें फिशन रिएक्शन की जाती है 99% सब में। दूसरी तरह की रिएक्शन होती है फ्यूजन। फ्यूजन में उल्टा होता है। फ्यूजन में क्या होता है? 2 छोटी चीज मिलकर एक बड़ी चीज को बनाती है। जैसे सूरज के ऊपर क्या होता है? सूरज के ऊपर फिशन होता है कि फ्यूजन होता है? जो हमारा सन है, हमारा सोलर सिस्टम है, सूरज के ऊपर क्या होता है? हाइड्रोजन मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं और साथ में ऊर्जा मिलती है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये छोटे हैं और हीलियम बड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। यानी हाइड्रोजन आपस में मिल जाते हैं, हाइड्रोजन आपस में मिल जाते हैं 2 और हीलियम बनाते हैं और साथ में ऊर्जा मिलती है। तो ये 2 बड़ी चीज आपस में समा जाती है एक दूसरे में, उसको बोलते हैं फ्यूजन। 2 छोटी चीज और मिलकर बड़ी चीज बनती है कोई, तो वो है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब नाभिकीय विलयन, यानी इनका विलय हो रहा है। विलयन नाम से पता चल रहा है, विलय मतलब मर्जर। तो सूरज के ऊपर जो रिएक्शन होता है उसमें हाइड्रोजन हीलियम बनाता है और एनर्जी निकलती है। अब फिशन और फ्यूजन, इसमें से आसान कौन सा है करना? इसमें फिशन आसान है। क्यों? क्योंकि फ्यूजन हम इसलिए नहीं करते क्योंकि फ्यूजन के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए। फ्यूजन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है बहुत ही ज्यादा चाहिए होता है, कई बार 6000 डिग्री तक, 5000 डिग्री सेल्सियस, वो उतना आसान नहीं है उतना मेंटेन करना, तो इसलिए हम नहीं करते। बाकी भारत में फ्यूजन का प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसको SST-1 बोलते हैं। SST-1 ये चल रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च जो मैंने बताया था अहमदाबाद, वहां पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है SST-1। और अब तो SST-2 भी आ गया है, लेकिन उसमें कुछ अभी बस थ्योरेटिकल है, वो उस पर उतना काम उस पर नहीं हो रहा है। हमारे पास कोई फ्यूजन रिएक्टर नहीं है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि यूरेनियम जो है, देखो यूरेनियम तो भारत में है नहीं, मैंने आपको कहा था। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उतना नहीं है जितना दूसरे देशों के पास है, ठीक है। अब समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है, मान लो कोई देश है, अब 3 देश जिनमें न्यूक्लियर जो फ्यूल है, यूरेनियम सबसे ज्यादा है, वो है कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। मैं इन तीनों देशों के पास अगर जाऊंगा, यानी भारत जाएगा, तो कहेगा भाई हमें यूरेनियम दे दो, तो ये कंट्री कहेंगे कि क्यों चाहिए? मैं कहूंगा भाई मुझे बिजली बनानी है, मैं तो न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जा रहा हूं। तो ये कंट्री मुझे कहेंगे क्या गारंटी है कि आप बम नहीं बनाओगे? रिएक्शन तो सेम है, ठीक है। अगर कंट्रोल्ड है तो मतलब हम एनर्जी बनाएंगे, कंट्रोल में नहीं है तो बम बन जाएगा। तो क्या गारंटी है कि आप उससे बिजली बनाओगे या सिविल सप्लाईज बनाओगे, आप मिलिट्री सप्लाईज नहीं बनाओगे? क्या गारंटी है? तो उसके लिए साइन होती है न्यूक्लियर डील। तो न्यूक्लियर डील क्या होती है? न्यूक्लियर डील ये होती है कि भाई हम आपको ईंधन तो दे देंगे, बदले में आप ये गारंटी दो कि आप उससे न्यूक्लियर जो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, आप उसे बम नहीं बनाओगे। इसको न्यूक्लियर डील कहा जाता है। हमने कई सारे कंट्रीज के साथ ये डील साइन करी हुई है, न्यूक्लियर डील। अमेरिका के साथ हमने करी थी। अमेरिका वाली डील क्या थी? अमेरिका वाली डील ये थी कि भाई अमेरिका बोला कि मैं आपको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भारत मेंबर नहीं है, बनना चाहता है पर नहीं है। तो समस्या ये है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वाले कंट्रीज के पास ही ईंधन होता है। तो अगर भारत इसका मेंबर नहीं है तो भारत को ईंधन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी भारत को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन करी, तो अमेरिका ने एनएसजी को बोल के भारत को एक छूट दिलवाई हुई है, एक वेवर एग्जेम्पशन दिलवाया हुआ है, इसलिए भारत को ये ईंधन मिल जाता है। दूसरा, भारत एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री है। कभी भी भारत ने ऐसे नहीं कहा कि दुनिया से बिना बताए न्यूक्लियर टेस्ट करते रहा और अपने न्यूक्लियर बम बनाता रहा और ज्यादा। भारत एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री है, हमेशा से हम रेस्पॉन्सिबल रहे हैं। हालांकि यहां पे आपको यह भी बता दूं कि जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं, मैं उन पे आऊंगा अभी, वो भारत ने साइन नहीं करी हुई। तो भारत के हाथ नहीं बंधे हुए, भारत जितने मर्जी चाहे न्यूक्लियर बम बना सकता है, लेकिन अगर बनाएगा तो फिर ऑब्वियसली फिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हम मेंबर नहीं बन पाएंगे, हमें न्यूक्लियर फ्यूल नहीं मिलेगा, अमेरिका हमारे साथ सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर एक रेस हो जाएगी भारत, पाकिस्तान, चाइना वगैरह में, किसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं। तो उन सबके कारण हम उतने ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करते। अब
यूरेनियम भारत में कहां कहां होता है, ये भी अच्छा सवाल है। तो ये मैप में वो मैंने बताया यूरेनियम कहां कहां पे होता है, और ये टेबल है, तो आप टेबल भी देख सकते हैं। और इस टेबल में आप देखिए कि भारत में सबसे ज्यादा जो यूरेनियम होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है, कडप्पा में, आंध्र प्रदेश के कडप्पा में। और दूसरा सबसे ज्यादा होता है पूर्वी सिंहभूम झारखंड में, ठीक है, जहां पे यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। ईस्ट सिंहभूम में एक जगह है जादूगोड़ा, जादूगोड़ा ये खदानों के नाम है, माइंस के नाम है, यूरेनियम की खदानों के नाम है। जादूगोड़ा, भटिन, नरवा पहाड़, तुरामिद, बंधु हुरुंग, मोहुल दिही और बागजत, इनके नाम आपको याद नहीं रखने। जादूगोड़ा याद रख लो, जादूगोड़ा काफी पूछते हैं। बाकी तेलंगाना में नालगोंडा में है, आंध्र प्रदेश में कडप्पा और गुंटूर में यूरेनियम मिलता है। झारखंड में एक और जगह मिलता है, सरायकेला खारसुआ। मेघालय में पश्चिम खासी हिल में, राजस्थान में सीकर, उदयपुर, यहाँ पे खदानों के नाम है रोहिल और उमरा। तो आपसे पूछ सकते हैं रोहिल और उमरा किस चीज की खदान है, यूरेनियम की। फिर कर्नाटक में यादगीर जिला और दक्षिण कन्नड़ जिला, यहाँ पे गोगी खदानें हैं, ये खदानों के नाम है, ये जो नाम है खदानों के हैं, और ये जो है वो जगह के नाम है, जिलों के नाम है। छत्तीसगढ़ में मिलता है सारगुजा और राजनंदगांव में, खदानों के नाम है जजवाल और बोडल। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में नकटू नाम की खदान है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में पोखरी टुंजी नाम की खदान। हिमाचल के ऊना शिमला मंडी में मेन जो सबसे ज्यादा डिपॉजिट है वो राजपुरा, राजपुरा जगह है, हिमाचल शुरू होते आती है, वहां पे खदानें हैं यूरेनियम की। और महाराष्ट्र के गोंडिया में मोगारा। तो यही सब मैंने मैप पे दिखाई है और कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं आप, सोनभद्र में है नकटू, रुद्रप्रयाग में पोखरी टुंजी, पश्चिम खासी हिल्स में ये सब जगह है, पूर्वी सिंहभूम में जादूगोड़ा वगैरह ये सब है, छत्तीसगढ़ में राजनंदगांव सारगुजा वगैरह है, नालगोंडा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुंटूर, बहुत ज्यादा मिलता है आंध्र प्रदेश में यूरेनियम कडप्पा में, कडप्पा में सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। दूसरे नंबर पे है जादूगोड़ा में, उसके सिंहभूम में। उसके बाद कर्नाटक में याडगीर और दक्षिण कन्नड़, साउथ कन्नड़ा जिला। फिर महाराष्ट्र के गोंडिया, ये जो जगह है ये है उदयपुर, सीकर और उदयपुर राजस्थान। और हिमाचल में ऊना, शिमला और मंडी। तो ये यूरेनियम के जो रिसोर्सेज हैं भारत में वो हैं। अच्छा, थोरियम का क्या सीन है, मैंने आपको बताया था थोरियम जो है भारत में सबसे ज्यादा होता है पूरी दुनिया में। थोरियम होता तो है, पर थोरियम का इस्तेमाल कैसे करना है वो हम अभी उस पर काम चल रहा है, ठीक है। अभी हम बहुत आगे नहीं बढ़े उस टेक्नोलॉजी में, लेकिन थोरियम का इस्तेमाल भी भारत आने वाले समय में करेगा। और ये वो मैप है पूरा कलर्ड, पहले ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया था, इसमें सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट एक जगह पे मैंने दिखाए हुए हैं जो भारत में क्रियाशील है। क्रियाशील मतलब जो चल रहे हैं, 7 चल रहे हैं, 21 उनके यूनिट चल रहे हैं, टोटल 7 जगह काम कर रहे हैं। अब कुछ और चीज बताता हूं। देखो, ये तो वो है जो मैंने आपको मैप में दिखाए, ठीक है, लेकिन जो काम नहीं कर रहे, जो प्रपोज्ड है, यानी कि अभी बने ही नहीं अभी तो, जैसे आंध्र प्रदेश का कोवड्डा, ठीक है, अभी बना ही नहीं है और अभी तो प्लानिंग चल रही है। फिर हरियाणा में एक जिला पड़ता है हरियाणा में जिसको बोलते हैं फतेहाबाद, ये हिसार और सिरसा के बीच में आता है फतेहाबाद। तो फतेहाबाद में 2 गांव हैं। अब बात चल रही है, कभी सरकार नहीं आती है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कुम्हरिया में बनाएंगे, कुम्हरिया कुछ नहीं है, गांव का नाम है फतेहाबाद में। और एक कोई कहता है हम हरियाणा में गोरखपुर में बनाएंगे। ये गोरखपुर यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, हरियाणा वाला गोरखपुर है। तो ये भी बात चल रही है कि हरियाणा के गोरखपुर में बनेगा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। कब बनेगा वो होगा, 20 साल से सुनते आ रहे हैं हम तो हरियाणा, मैं तो हरियाणा से हूं, अभी तो बना नहीं है गोरखपुर में। कोई कहता है ये बनेगा कुम्हरिया में, कि गांव के नाम है, फतेहाबाद में है दोनों। राजस्थान में भी बात चल रही है कि माही बनसवाड़ा में बनेगा, रावत भाटा में तो है ही, लेकिन माही बनसवाड़ा में भी बनेगा, लेकिन इस पे भी कोई अभी कुछ वो नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। गुजरात में एक मिथीवर्डी नाम से बनेगा, लेकिन इस पे भी कोई अभी वो नहीं हो रहा, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा। देखिए, भारत में जहां भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनते हैं वहां पे जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, आंदोलन हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि इससे न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो जाएगा, कई तरह के खतरे हैं वो हैं। तो कई बार एनजीओ वगैरह भी बनने नहीं देते, जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, मानवाधिकारों वाले हैं, वो भी केस डाल देते हैं, तो वो प्रोजेक्ट लटकता रहता है। मध्य प्रदेश में बनेगा भीमपुर में, और एक मध्य प्रदेश में और बनेगा छुटका। तो छुटका तो मैंने मैप में दिखाया है, ये देखिए यहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में ये जो है ये है छुटका। इसकी क्षमता होगी 2/700, लेकिन ये भी अभी बना नहीं है, सिर्फ प्लानिंग स्टेज में। तो मध्य प्रदेश में 2 बनेंगे, एक तो भीमपुर में बनेगा और एक छुटका में बनेगा। गुजरात में मिथीवर्डी में बनना था, लेकिन बीच में ऐसी बात आ रही थी, गुजरात सरकार ने बंद ही कर दिया ये, परेशान होके, क्योंकि लोगों के प्रोटेस्ट इतने ज्यादा हो गए थे। तो फिर आंध्र प्रदेश बोला मैं बनाऊंगा, तो मिथीवर्डी को शिफ्ट कर दिया था आंध्र प्रदेश में, लेकिन वापस अब गुजरात में है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई मिथीवर्डी कहां बनेगा, तो आप गुजरात मार्क करना आंसर में, ठीक है। राजस्थान में माही बनसवाड़ा और रावत भाटा। दूसरी बात ये भी आपको पता होना चाहिए कि किन देशों ने हमारी मदद करी है ये प्लांट लगाने में। तो कुछ का बता देता हूं आपको, जैसे तारापुर अमेरिका की मदद से बना, और तारापुर को 50 साल पूरे हो गए थे 2019 में, अक्टूबर 2019 में। मिथीवर्डी और कोवड्डा
अभी तो बने नहीं है, लेकिन अमेरिका मदद करेगा इनमें, अमेरिका के साथ बात हो गई है, सारी डील हमारी साइन हो गई है। फिर जैतापुर, जैतापुर अभी तो बना नहीं है, महाराष्ट्र में है जैतापुर, बना नहीं है, लेकिन फ्रांस हमारी मदद कर रहा है, फ्रांस की कंपनी मदद कर रही है। फिर दो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, एक तो तमिलनाडु के कुंडनकुलम में और एक बंगाल के हरिपुर में। इनमें रूस ने हमारी हेल्प करी है। कुंडनकुलम तो तैयार है, बनके चालू भी है, लेकिन हरिपुर में अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन रशिया हमारी मदद कर रहा है। रशिया की एक कंपनी है जो हमारी मदद करती है, जिसका नाम है रोसाटोम। तो ये कंपनी का नाम बहुत अच्छे से याद कर लो, ये रशिया की वो कंपनी है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाती है, रोसाटोम। फिर रावत भाटा में हमने मदद ली कनाडा से, लेकिन 1974 में कनाडा ने हमारी मदद करनी बंद कर दी, रावत भाटा वाला प्लांट अधूरा रह गया, फिर भारत ने जैसे तैसे इसको पूरा किया। तो कनाडा बीच में ही छोड़ गया था हमें, पर फिर भी हम कहेंगे कनाडा के सहयोग से रावत भाटा बना है। अब एक संस्था है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। ये नजर रखती है हर कंट्री पे कौन क्या कर रहा है, और इसका हेडक्वार्टर वियना में है। भारत इसका मेंबर है, बिल्कुल भारत तो बल्कि फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, जो सबसे शुरू के मेंबर थे उनमें से भारत है। 171 कंट्रीज आज इसके मेंबर है, और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। 1957 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो भारत का फ्यूचर क्या है? देखो, भारत अब काफी काम कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी पे, इसमें कोई शक नहीं है। भारत कई कंट्रीज के साथ ट्रीटी साइन कर रहा है, भारत सेफ गार्ड्स अप्लाई कर रहा है। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी भारत के लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में साइन हुई थी ये। उसमें यह था कि अमेरिका बोला मैं आपको फ्यूल दिलवा दूंगा, आपको फ्यूल चाहिए, क्योंकि हमारे सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट खाली पड़े थे, फ्यूल नहीं था हमारे पास, ईंधन नहीं था। अमेरिका बोला मैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में मेरी काफी वो है, तो मैं आपको फ्यूल दिलवा दूंगा, लेकिन आप मुझे गारंटी दीजिए कि सिविल और मिलिट्री सप्लाई अलग अलग कर लीजिए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह मान गए, उन्होंने कहा ठीक है, भारत सिविल सिविल उसमें यूज करेगा, मिलिट्री में यूज नहीं करेगा, बम नहीं बनाएगा। लेकिन भारत ने, आपको बता दूं, ऑफिशियली कोई संधि साइन नहीं करी हुई है। तो दो संधियां हैं जो हमें न्यूक्लियर बम बनाने से रोकती हैं। एक है सबसे इंपॉर्टेंट एनपीटी, यानी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, एनपीटी भारत ने साइन नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि भारत का यह कहना है कि इससे हमारे तो हाथ बन जाएंगे, लेकिन अमेरिका, रूस वगैरह जो कंट्री जिनके पास, चाइना जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे न्यूक्लियर बम है, उनको कौन रोकेगा? तो ये भेदभाव करती हैं संधियां। बड़े देश इनका पालन नहीं करते और उनको कोई कुछ कर भी नहीं सकता, और छोटे वालों के हाथ बन जाते हैं। तो इसलिए भारत ने नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं करी है। और दूसरी ट्रीटी है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, यानी सीटीबीटी, ये भी भारत ने साइन नहीं करी है। अब भारत के सामने दो प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहला तो ये कि हमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनना ही बनना है, तभी तो हमें ईंधन मिलेगा। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने अभी हमें वेवर दिया हुआ है, ये वेवर कब खत्म हो जाए, अमेरिका का हाथ कब हमारे ऊपर से उठ जाए, ये सब चीजें हैं। तो हमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनना है। और दूसरी चीज ये है कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाना है। अभी भारत में 3% एनर्जी सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी है, तो हमें उसको बढ़ाना है। प्रोटेस्ट वगैरह पे भी हमें कंट्रोल करना है, हमें अपने जो राष्ट्रीय हित हैं उनको आगे रखना है। सो ये था कंप्लीट वीडियो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया। और आगे मिलते हैं स्टैटिक जीके के बाकी वीडियो में। देखते रहिए स्टडी आईक्यू। जो भी आपका फीडबैक है आप मुझे सोशल मीडिया पे जरूर दीजिए, उससे मुझे पता चलेगा कि वीडियो में किस तरह से इंप्रूवमेंट करना है और किस तरह से उसमें बदलाव लाने हैं। थैंक यू सो मच।